नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बने डीएमके के नए कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर विपक्ष के बड़े चेहरे साथ नजर आए। डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के न्योते पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा जैसे कई बड़े चेहरे डीएमके कार्यालय पहुंचे। इसके अलावा टीएमसी और टीडीपी, टीआरएस समेत कई दलों के नेताओं ने भी हाजिरी लगाई। पिछले साल एनडीए से अलग हुए अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल भी इस समारोह में पहुंची। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी काफी समय से बेहद कम ही ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आती हैं और ऐसे में उनका डीएमके दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर पहुंचना ये बताता है कि कांग्रेस और यूपीए के लिए डीएमके की कितनी अहमियत है, खासकर तब जब एनसीपी जैसे पुराने सहयोगी कांग्रेस से यूपीए का नेतृत्व शरद पवार को सौंपने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में बने पार्टी दफ्तर के उद्घाटन के बहाने स्टालिन की शक्ति प्रदर्शन कर ना ही सिर्फ ये साफ कर दिया है कि तमिलनाडु में मजबूती से पैर जमाने के बाद उनकी नजर दिल्ली की सियासत पर भी है, बल्कि तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार के मुखिया स्टालिन ने एक दिन पहले ही दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। इस समारोह में आए मेहमानों का स्टालिन ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और उनकी बहन और सांसद कनिमोझी भी मेहमानों में स्वागत करती नजर आईं। आपको बता दें कि इस मौके पर आए नेताओं ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। जिस तरह से बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए से दूरी रखने वाले पार्टियों के नेता डीएमके दफ्तर के परिसर में इकट्ठे हुए, उससे 2024 लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी एकजुटता की कोशिश जरूर नजर आई है। देखना यह है कि ऐसी अनौपचारिक मौकों के अलावा औपचारिक रूप से विपक्षी नेता कब एक साथ आ सकते हैं और अपनी रणनीति का खुलासा करते हैं। ममता बनर्जी से लेकर केसीआर तक विपक्षी गोलाबंदी की कवायद में है, तो वहीं आपको बता दें कि तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। बहरहाल दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बेहद खूबसूरती और दक्षिण भारतीय शैली में बना डीएमके कार्यालय इस सड़क पर राजनीतिक आकर्षण का एक और केंद्र बन गया है। इसी सड़क पर बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय है, कांग्रेस का मुख्यालय भी बनकर तैयार है और इसके अलावा आम आदमी पार्टी और आरजेडी का दफ्तर भी इसी सड़क पर है। और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के 3 दिवसीय दौरे पर आज आखिरी दिन है इस दौरे का, जहां वो आज यूपी के वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। नेपाली मंदिर में संलग्न वृद्धाश्रम के जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास करेंगे। सैकड़ों साल बाद ये पहला मौका है जब नेपाल के शासक यहाँ शिलान्यास के लिए आ रहे हैं। इससे पहले 1784 में नेपाल के नरेश रणबहादुर वीर विक्रम शाह द्वारा काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के अनुकृति वाले नेपाली मंदिर और धर्मशाला का शिलान्यास किया गया था। लोकार्पण की दृष्टि से 235 साल बाद और शिलान्यास की दृष्टि से 238 साल बाद नेपाल के प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। जानकारी के मुताबिक सुबह वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे वो और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी आगवानी और स्वागत करेंगे। स्वागत के बाद सुबह नेपाल के पीएम और यूपी के सीएम सड़क मार्ग से एयरपोर्ट निकलेंगे। नेपाल के पीएम का एयरपोर्ट पहुंचने के बाद नेपाली मंदिर तक जाने में पूरे रास्ते सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। नेपाली पीएम और सीएम योगी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा सबसे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचकर काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विश्वनाथ धाम पहुंचकर वहां दर्शन पूजन करने के साथ ही विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के साथ साथ विश्वनाथ धाम पर बनी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी देखेंगे। नेपाली पीएम दर्शन पूजन के बाद पैदल ही ललिता घाट जाएंगे और वहां से पशुपतिनाथ मंदिर जाकर वहां पर साम्राज्येश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि वहां पर कुछ वशिष्ठ लोगों के साथ वो मुलाकात और बैठक भी करेंगे। सभी कार्यक्रम के बाद वापस विश्वनाथ धाम के रास्ते आकर वो सड़क मार्ग द्वारा नदेसर स्थित एक होटल जाएंगे। होटल पहुंचकर नेपाल के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ विशिष्ट लोगों और वाराणसी में नेपाली मंदिर से जुड़े लोगों के साथ लंच करेंगे। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे। इस दौरान दोनों ने अहमदाबाद में शाम 4 बजे उत्तम नगर स्थित खोदियार मंदिर से एक बड़ा रोड शो निकाला।
इस रोड शो का तिरंगा यात्रा नाम दिया गया इस रोड शो को, और तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ भी नजर आई। रोड शो में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा और गुजरात में पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल इटालिया, इसौदार गढ़वी और मनोज सुरतिया समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस रोड शो के दौरान आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा, हमें राजनीति नहीं करनी आती, हमें देशभक्ति करनी आती है। ये ऊपर वाले का कुछ करिश्मा हुआ है, नहीं तो हम सड़कों पर थे। इस देश में 10 साल पहले तक केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। हमें देशभक्ति करनी आती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आगे शनिवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर वो पहुंचे, जहां पर इस दौरान वो अहमदाबाद में शाम 4 बजे उत्तम नगर स्थित खोदियार मंदिर से एक बड़ा शो निकालते हुए दिखाई दिए। इस रोड शो को तिरंगा यात्रा नाम दिया गया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ नजर आई और रोड शो में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा, गुजरात में पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल इटालिया और तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नजर आए। और बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर निशाना साध दिया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की चुनावी जीत को लूट का लाइसेंस बना लिया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा कर दिया है कि मोदी सरकार ने तमाम जरूरी चीजों के दाम बढ़ाकर 1 अप्रैल से आम लोगों पर 1,25,00,000 करोड़ का बोझ लाद दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि 12 दिनों में 10 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है। इस दौरान पेट्रोल की कीमतें 7 रुपए 20 पैसे बढ़ाई जा चुकी हैं और हाल ही में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए और व्यावसायिक सिलेंडर पर 250 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं। सीएनजी, पीएनजी और डीएपी, खाद, दवाइयां, स्टील जैसी तमाम चीजों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसे लेकर टोल टैक्स बढ़ाने, पीएफ खाते पर टैक्स का विस्तार से जिक्र करते हुए सुरजेवाल ने यह भी दावा किया है कि इन सब से आम लोगों पर 1.25 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। महंगाई के बाद भी कांग्रेस की चुनावी नाकामी के सवाल पर सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति से लोगों को बेवकूफ बनाकर चुनाव जीतती है और इसके बाद महंगाई बढ़ाती है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने यह कहा है कि वो महंगाई के मामले में धर्मनिरपेक्ष हैं। बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान भी चला रही है। 31 अप्रैल को राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने संसद भवन के बाहर धरना भी दिया था। आपको बता दें कि सोमवार को लोकसभा में महंगाई पर चर्चा होगी। इस दौरान राहुल गांधी एक बार फिर से मोर्चा खोलेंगे। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार ने सत्ता संभाल ली है और उसके बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड भी सक्रिय हो गया है। नवरात्रि की शुरुआत होते ही नोएडा में पुलिस रोड साइड रोमियोस के खिलाफ सक्रिय हो चुकी है। इस स्क्वाड के साथ नोएडा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं, जो मंचलों पर कड़ी निगाहें रख रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी युवतियों और महिलाओं से भी बात कर रहे हैं। उनसे नोएडा में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को लेकर बातचीत की जा रही है। साथ ही उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि अगर वो किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो फिर पुलिस तक कैसे संपर्क किया जाए। नवरात्रि के पहले दिन से ही नोएडा पुलिस ने रोड साइड रोमियो के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की थी। कोई भी ऐसा व्यक्ति, खासतौर पर पुरुष, जो कि अनावश्यक तौर पर भीड़ भाड़ वाली जगह, खासतौर से ऐसी जगह जहां पर महिलाओं, छात्राओं का आना जाना रहता है, पाया जाता है अगर ऐसा कोई आदमी, तो वहां पर उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि एसपी जोन 1 में अंकिता शर्मा ने कहा कि नोएडा पुलिस ने आज पहले नवरात्र से एंटी रोमियो स्क्वाड की मुहिम की शुरुआत की है। हर वो जगह जहां पर महिला की आवाजाही ज्यादा रहती है, वहां पर यह स्क्वाड सक्रिय रहेगा। स्कूल, कॉलेज, मार्केट जैसी जगहों पर फुट मार्च निकाला जाएगा। पुलिस ने अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की है। जैसे जैसे स्कूल, कॉलेज के बाहर सुबह और दोपहर को, मार्केट एरिया में शाम को जो है महिलाओं के साथ कोई भी छेड़छाड़ या अभद्रता अगर करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ
उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस के अधिकारी न केवल एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ फुटमार्च कर रहे हैं, बल्कि रास्ते में मिल रहे युवतियों और महिलाओं से बातचीत भी की जा रही है। उनसे नोएडा में किस तरह का माहौल है ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि अगर उनके साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो जल्द से जल्द समय में पुलिस से कैसे संपर्क किया जाए, इसकी जानकारी दी गई। और 8 साल के लंबे इंतजार के बाद मुंबईकरों को मेट्रो की नई लाइनों की सौगात दी गई है। आपको बता दें कि 2 नई लाइनों की सौगात मेट्रो की मिली है मुंबई वासियों को, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरए मेट्रो स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर मेट्रो की लाइन 7 और लाइन 2A का उद्घाटन किया। इसे आम मुंबईकर की सेवा में समर्पित किया गया है। और इस दौरान राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। आपको बता दें कि मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर फाइनेंस के पद पर नियुक्त निखिल मेश्राम ने ये जानकारी देते हुए कहा कि मेट्रो का परिचालन कंदिवली से दहिसर वेस्ट और अंधेरी पूर्व से दहिसर तक होगा। 2 अतिरिक्त मेट्रो लाइन के चालू होने से मुंबई में काफी हद तक ट्रैफिक की समस्या कम होगी। केवल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर वाहनों की आवाजाही करीब 21% कम होगी। दोनों रूट में सेवा अभी पूरी तरह से बहाल नहीं की जाएंगी और अभी फिलहाल पहले फेज की 20 किलोमीटर की ट्रैक पर ही सेवाएं शुरू की जा रही हैं। दूसरे फेज में अगले 15 किलोमीटर तक ट्रैक शुरू किया जाएगा। साथ ही मेट्रो 2A और मेट्रो 7 के पहले चरण में कुल 10 मेट्रो ट्रेनें इस्तेमाल में लाई जाएंगी। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने आज शनिवार से कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियों को भी हटा दिया है। इसे लेकर मेट्रो की नई लाइंस का उद्घाटन करने के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि भले ही पाबंदियां समाप्त हो गई हों, लेकिन जब तक वो और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मास्क पहने रहे हैं तब तक लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना चाहिए। और हिंदू नववर्ष पर जगह जगह लगाए गए भगवा झंडे उतारने को लेकर जबलपुर में जमकर विवाद हो गया है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने झंडा उतार रही नगर निगम की टीम को दौड़ा दिया और नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह को धकिया कर भगाने का भी मामला सामने आया है। बता दें कि इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताते चलें कि इंदौर में भगवा झंडा लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा था। दूसरी तरफ जबलपुर में उत्सव के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही थी। सबसे ज्यादा बवाल शहर के मुख्य बाजार बड़े फुहारे में हुआ। बड़े फुहारे में चैत्र नवरात्र के और हिंदू नववर्ष के मौके पर हिंदूवादी संगठनों की ओर से भगवा झंडे लगाए गए, लेकिन नगर निगम कमिश्नर का आदेश मिलने के बाद निगम की टीम भगवा झंडे को उतारने पहुंच गई। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले में जो सामने आए पदाधिकारी थे वो यतेंद्र उपाध्याय, जिन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम के कर्मचारी भगवा झंडे को उतारकर कचरे की गाड़ी में डाल रहे थे। नगर निगम कर्मचारियों की कार्रवाई पर स्थानीय लोगों को गुस्सा आया और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने एक साथ मिलकर लोगों ने नगर निगम कर्मचारियों को मौके से खदेड़ दिया और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नाराज लोगों ने बड़े फुहारे पर कुछ देर के लिए चक्का जाम भी किया और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया गया। इस दौरान एडीएम राजेश बाथम ने बताया है कि वो मौके पर पहुंचे और भीड़ को काबू करने की कोशिश की गई। साथ ही हिंदूवादी संगठनों ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया और प्रशासन के पास जो शिकायत सामने आई है उससे मामले में जांच के बाद कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं। हाल ही में नागपुर से लौटी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार शिवराज सरकार से खफा नजर आ रही हैं। पिछले दिनों उन्हें शिवराज सरकार की शराब नीति पर भी उन्होंने खुलकर निशाना साधा था और उस मुद्दे को लेकर उन्होंने कई ट्वीट किए। इसके बाद बात जग जाहिर हो गई कि भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में शराब की बैरकटको बिक्री पर शराब की बेधड़क बिक्री हो रही है और जबकि गैर बीजेपी सरकार वाले राज्यों में शराबबंदी के दबाव बनाए जाते हैं। गौरतलब है कि उमा भारती ने शिवराज सरकार की शराब नीति के खिलाफ शुक्रवार को सिलसिलेवार कई ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं मध्य प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के साथ हूं। शराबखोरी के शिकार हो गए बेटों के लिए भी चिंतित हूं। उनकी इज्जत और जान पर खेलकर हम राजस्व कमा रहे हैं, इस पर शर्मिंदा भी हूं।
अपने अगले ट्वीट में उमा भारती कहती हैं कि छत्तीसगढ़ और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की राज्य की इकाइयां इसी प्रकार की शराब की नीति के विरोध में सड़क पर उतर आए। बता दें कि राज्य की नई शराब नीति के अनुसार भारतीय निर्मित विदेशी शराब की कीमतों में 20% की कटौती की गई है और विदेशी निर्मित शराब पर जो इसका उत्पाद शुल्क है उसमें 3% की कटौती की गई, जिससे शराब काफी सस्ती हो गई है। साथ ही नीति में शराब के टेट्रा पैक उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है और देय लाइसेंस शुल्क देने के बाद चयनित सुपर बाजारों में वाइन काउंटरों को अनुमति देने पर विचार किया गया है। वैसे आपको बता दें कि उमा भारती ही नहीं बल्कि शिवराज सरकार के खिलाफ पूर्व मंत्री उमाशंकर भी धरना दे चुके हैं। तो वहीं रीवा जिले में भी नई शराब नीति के तहत खोली गई दुकानों में बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी ने भी हंगामा खड़ा कर दिया था। इसी दौरान मारपीट तक बात पहुंच गई थी और इस दौरान शिवराज सरकार की शराब नीति पर लगातार हमले हो रहे हैं। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि रायबरेली से सामने आ रही है। रायबरेली पुलिस ने बाइक सवार चेन स्नैचर के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक बदमाश का एक अन्य साथी भागने में कामयाब रहा। मामला ऊंचाहार थाना इलाके का है, जहां पर एसओजी ऊंचाहार और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम चेन स्नैचर की तलाश में पहुंची थी। तभी कुशल का पुरवा के पास बाइक सवार 2 लोग उधर से गुजर रहे थे। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार व्यक्तियों को रोकने पर उन लोगों ने फायर कर दिया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षण करते हुए फायर किया और एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और जिसकी वजह से वो घायल हो गया। बहरहाल पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये इधर कुछ दिनों से एक बाइकर गैंग सक्रिय हुआ था जो कि चेन छिनैती कर रहा था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई थीं, जिसमें आज सुबह एसओजी टीम, थाना ऊंचाहार की टीम और थाना कोतवाली टीम के द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें कि बाइक सवार 2 बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर किया और जवाबी आत्मरक्षार्थ फायर में उनमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। एक वहां से मौके से फरार हो गया है, जिसको खोजने के लिए हमारी टीमें दबिश दे रही हैं। पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम एजाज बताया है, जो कि मूल रूप से जनपद फतेहपुर का रहने वाला है। इससे पूछताछ की जा रही है, इसका आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है और जो जो घटनाएं इन्होंने की है उसकी सीसीटीवी फुटेज भी पहले से प्राप्त थी। उसी के आधार पर इनका चिन्हीकरण किया गया था। पूछताछ करते हुए और बरामदगी करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भी। और इसी बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां पर एक हैवान एसडीएम से जुड़ी ये खबर है प्रतापगढ़ की, जहां पर एक एसडीएम की पिटाई से तहसील कर्मी की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की प्रतापगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक एसडीएम की हैवानियत देखने को मिली। इतनी बेरहमी से एक शख्स को पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। दरअसल ये तहसील कर्मी है जिसे एसडीएम ने बुरी तरह पीटा और उसकी मौत हो गई। 2 दिन पहले ही तहसील कर्मी को बुरी तरह से पीटा गया था और इस रात में एसडीएम लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह ने बुरी तरीके से इस शख्स को पीटा है। कर्मचारी संघ ने अब जिला प्रशासन पर आरोप लगाया था और तहसील कर्मी की गुहार पर जिला प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया था। आरोपी एसडीएम पर केस भी कोई दर्ज नहीं किया गया था और अब तक केस जिला प्रशासन अपने एसडीएम का बचाव करने में जुटा था। गंभीर हालत में तहसील कर्मी को हायर सेंटर नहीं रेफर किया गया और ना ही ले जाया गया। इस दौरान तहसील कर्मी सुनील शर्मा की मौत हो गई और मौत के बाद कर्मचारियों में इस वक्त आक्रोश है। कर्मचारियों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया है। साथ ही कर्मचारी संघ के तत्काल एसडीएम लालगंज को सस्पेंड कर दिया गया है। केस रजिस्टर कर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि एसडीएम के बचाव करने वाले जिला प्रशासन के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। लालगंज कोतवाल के लालगंज तहसील का ये पूरा मामला है, जहां पर एक एसडीएम की तरफ से बुरी तरह से एक शख्स को पीटा गया। तहसील कर्मी था ये शख्स जिसे एसडीएम ने मारा है और उसके बाद
लोगों ने गुहार भी लगाई न्याय की, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि एसडीएम का बचाव करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब तहसील कर्मी की मौत हो गई, उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारे कर्मचारी साथी सुनील शर्मा को इतने डंडे से पिटाई करी कि उसकी डेथ हो गई। आज हम लोग उसको हॉस्पिटल में भी देखने आए थे। जिलाधिकारी से भी हमने बात किया, एडीएम साहब जो बैठे हैं इनसे भी मेरी बात हुई, और प्रशासन 2 दिन 3 दिन तक एकदम ढीला पड़ा रहा, जिससे मेरे कर्मचारी साथी की मृत्यु हो गई। हमने कल मुख्य सचिव से, अपर मुख्य सचिव से ही मांग किया था कि एसडीएम की तत्काल जो है सस्पेंड करके और हमारे कर्मचारी को न्याय दिलाया जाए। अब क्या मांग है मौत के बाद? मौत के बाद उसके विरुद्ध धारा 302 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। एसडीएम लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम यादव सिंह के। तो प्रतापगढ़ में लगी भीषण आग, पटाखे की दुकान में यह आग लगी है और आग लगने से जोरदार धमाका हो गया है। इस धमाके का लाइव वीडियो भी वायरल हो रहा है और आपको बताते चलें कि धमाके के दौरान लोग भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ से खबर सामने आई है जहां पर एक दुकान में भीषण आग लग गई और आपको बताते चले कि आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें दूर तक देखी गई। पटाखे की ये दुकान बताई जा रही है जिसमें आग लगी है। बहरहाल आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें कि आग लगने से जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई और इस धमाके का एक लाइव वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक धमाका हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है, लाइव धमाके का वीडियो है। बताया जा रहा है कि ये पटाखे की दुकान थी जहां पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई और आग लगने के बाद ही एक बड़ा धमाका हुआ है। जोरदार धमाके की वजह से आप देख सकते हैं कि ऐसे एक जोरदार धमाका हुआ। पहले चंद लपटें दिखाई दे रही थी आग की, लेकिन कुछ ही देर में एक जोरदार धमाका हुआ है जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से लोग तितर बितर भाग रहे हैं। इस वक्त पटाखे की ये फैक्ट्री थी, कंपनी थी जहां पर ये दुकान में आग लगी है और इसके बाद आपको बता दें कि कार्रवाई फिलहाल की जा रही है और आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन धमाका जोरदार है। नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन भी किया जा रहा है। अगली खबर बरेली से है, जहां बरेली में पुलिस प्रशासन नवरात्रि और रमजान के चलते मुस्तैद दिखाई दे रही है, जिसके चलते पुलिस के सूरमा सड़कों पर उतर चुके हैं और अब नवरात्रि और रमजान से चलते एडीजी जोन राजकुमार और एसएसपी रोहित सिंह सजवान, एसपी सिटी रविंद्र कुमार, एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल, एसपी क्राइम मुकेश प्रताप सिंह सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही मंदिरों और मस्जिदों में चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते कोई आपराधिक घटना ना घट पाए। इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद तरीके से कर दिए गए हैं। और लालगंज के रामलीला मैदान में स्थित दुर्गा मंदिर में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया है। इसमें एक महिला को चोट आई, जबकि दुर्गा मंदिर में दो पक्षों के बीच मंदिर में कब्जेदारी को लेकर लंबे समय से यह विवाद चल रहा था। हर साल धार्मिक आयोजनों के दौरान दोनों पक्षों के आमने सामने आ जाने की वजह से विवाद की स्थिति बन जाती थी और इस बार भी यही हुआ। ऐसे में शनिवार की देर शाम को मंदिर में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर एक पक्ष ने विरोध जताया, जिसको लेकर दूसरे पक्ष से कहासुनी हो गई। इसी बीच एक महिला ने लाठी से वार कर दिया, जो दूसरे पक्ष की एक महिला को जाकर लगा। इसमें उस महिला को चोट आई। इस मामले की जानकारी मिलते ही लालगंज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।